नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन परिनालिका यानी सोलेनॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर चुके। इसके अलावा परिनालिका से संबंधित सभी टॉपिक जो अगले चैप्टर के थे उन्हें भी परिनालिका की एप्लीकेशन के साथ ही एडजस्ट कर दिया गया है। यानी परिनालिका से संबंधित सभी बातें अपन कर चुके हैं जो अगले चैप्टर में भी होती उनको भी है। जैसे मान लो दंड चुंबक व धारावाही परिनालिका में तुलना, तो वो भी अपन ने की है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अपन एम्पियर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग कंप्लीट कर चुके। अब एम्पियर के नियम का तीसरा और अंतिम अनुप्रयोग अपने को करना है टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। स्वाभाविक है, टॉरॉइड से आप वाकिफ नहीं होंगे कि टॉरॉइड किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको टॉरॉइड समझाऊंगा, फिर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो सबसे पहले आकृति की बात करें अपन, टॉरॉइड है ना। क्या है साहब टॉरॉइड? तो पहले वो आपको मैं समझा देता हूं। टॉरॉइड, ठीक है। पहले शेप को समझिए, इधर साइड में ले लीजिए। जैसे अपन ने ये परिनालिका बनाई थी, है ना। ये परिनालिका की अक्ष, मोटाई जो आपको दिख रही है परिनालिका की, वो आप देख ही रहे हैं। ये मोटाई है परिनालिका की, ठीक है ना। अब ये तो सब ठीक है, अपन ने पढ़ चुके हैं, इसका काम खत्म। अब इसी से मैं आपको समझाऊंगा कि हम टॉरॉइड किससे कह रहे हैं। अंतहीन परिनालिका को टॉरॉइड कहते हैं। जैसे आपके सामने मैंने परिनालिका दर्शाई, इसका प्रथम सिरा है P, अंतिम सिरा है Q। अब मैं कह रहा हूं अंतहीन परिनालिका को, तो आप P और Q को मिला दीजिए। ये देखिए साहब, ये P और Q को जब आप मिला देते हैं तो स्वाभाविक है जो चीज बनेगी वो एंडलेस है, यानी उसमें कोई अंत आपको दिखाई नहीं देगा। तो इससे ही कहते हैं टॉरॉइड, है ना। अब देखो अक्ष ऐसे के ऐसे ही वृत्ताकार हो जाएगी, है ना। P और Q मिला ही दिया आपने, तो ये जो चीज दिख रही है आपको, ये परिनालिका टॉरॉइड है। परिनालिका पे भी फेरे होते हैं, टॉरॉइड पर भी फेरे होते हैं। वो अलग अलग कलर से मैं आपको सब चीजें दिखाई देता हूं, है ना। ये सब इस पर लपेटों की संख्या, वही विद्युत रुद्ध तांबे के तार इस पर लपेटे गए, है ना। जैसे परिनालिका पर आपने लपेट रखे थे, तो सबके सब चीज वो की वही है। बस ये है कि आप परिनालिका का प्रथम और अंतिम सिरा मिला देंगे तो जो चीज बनेगी उसी को कहा जाएगा टॉरॉइड, है ना। टॉरॉइड में रेडियस भी देखिए, आप सब चीजें देखिए, फिर अपन एक साथ। ये सेंटर है ना, सेंटर को लिख देता हूं। ये इनर रेडियस R1, ये आउटर रेडियस R2, तो स्वाभाविक है ये एवरेज रेडियस R, है ना। यानी R1 आंतरिक त्रिज्या है, R2 बाह्य त्रिज्या है, तो R को अपन कहेंगे माध्य त्रिज्या। R माध्य त्रिज्या है तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2। ठीक है साहब, माध्य त्रिज्या की बात होगी। ये परिनालिका की अक्ष थी, स्वाभाविक है ये टॉरॉइड की अक्ष कहलाएगी। इसका स्थान अब ऐसे इसने वृत्ताकार शेप में ले लिया है। यहां भी अपन ने धारा प्रवाहित कर रखी थी और यहां पर भी अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। ये देखो धारा प्रवाह दिखा देते हैं, ये स्मॉल, एक मिनट, स्मॉल आई से अपन इसको दिखा देते हैं ना। ये सब एक मिनट, चलो, है ना। ये सब धारा स्मॉल आई। अब ये धारा किस तरह से जा रही है? उधर से जा रही है और इधर से आ रही है। इसका जाना आना मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ये व्हाइट कलर से। ये देखो, अगर ये धारा को आप देखें तो इस धारा
को तार में इस तरह से ये आपको दिखाई देगी, है ना। टॉरॉइड में ये धारा की दिशा, और अंत में इस तार से बाहर निकल जाएगी। अब स्वाभाविक है, आप प्रत्येक लपेटे को पकड़िए, जैसे लपेटा है इसको पकड़िए, ये देखो धारा की दिशा, अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लपेटे हैं तो हर वृत्त पे देखोगे आप तो अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा। ये देखो इस पे देखा अक्ष की दिशा में, इस पे देखा अक्ष की दिशा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है या वृत्त के आकार में होता है। तो ये सब जो आपके सामने बना उसे टॉरॉइड कहते हैं। मैं एक बार इसको शॉर्ट में और समझा देता हूं। ये परिनालिका थी जो हम पढ़ चुके, ये परिनालिका की अक्ष थी, ये आगे भी अक्ष ही रहने वाली है, सब कुछ वही है। अंतहीन परिनालिका को टॉरॉइड कहते हैं, अर्थात परिनालिका के प्रथम व अंतिम सिरों को मिला दें तो जो आपको आकृति प्राप्त होगी वो टॉरॉइड कहलाती है, जो आपके सामने बनाई हुई है ना। टॉरॉइड पर भी परिनालिका की तरह विद्युत रुद्ध तांबे के तार के लपेटे अत्यधिक संख्या में होते हैं। ये देखो साहब, लाल रंग से मैंने वृत्ताकार लपेटों की संख्या आपको दिखा दी, धारा भी दिखा दी। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते ही टॉरॉइड की अक्ष पर, अब टॉरॉइड की अक्ष तो कैसी होगी, वृत्त के आकार में हो चुकी है ना, ये वृत्ताकार अक्ष है। तो टॉरॉइड की अक्ष पर यानी चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार रूप में उत्पन्न होता है, जिसको अपन ने दिखा रखा है। तो टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का शेप वृत्त के आकार का है, ठीक है साहब। अब अपने को इसकी अक्ष, जो मैंने ये व्हाइट से दिखा रखी है आपको, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो साहब अब अपन ले लेते हैं अनुप्रयोग 3, है ना साहब। एप्लीकेशन 3 मतलब अनुप्रयोग 3, ये लास्ट अनुप्रयोग है एम्पियर के नियम का, फिर अगले अन्य टॉपिक, है ना। तो साहब अनुप्रयोग में टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब स्वाभाविक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो अक्ष को क्लियर दिखाना पड़ेगा। अक्ष को क्लियर दिखाने के लिए अब ये वायर वगैरह हटाने पड़ेंगे, अक्ष सामने लानी पड़ेगी। तो ये टॉरॉइड है, अब इसको काट दो, है ना, या आप ऐसे समझ लो जैसे आपने काट दिया, है ना। तो ऐसे वृत्ताकार है टॉरॉइड, है ना। तो आपको जैसे मैं इससे दिखाऊं, एक चीज मेरे सामने रखी हुई है, सब इसको समझ लो। तो आपको ऐसे काटना है, ये इस तरह से इसको काट के दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं चला के दिखा रहा हूं ऐसे अब मैं एक काटने जा रहा हूं आकृति, है ना। तो देखिए साहब, इसके सामने ही बना देता हूं मैं। ये देखो, ये मैंने आपको वो की वही आकृति काट के दिखा दी। अक्ष की जगह मैं अक्ष दिखा देता हूं, ये अक्ष की जगह मैंने अक्ष दिखा दी। चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग कलर ले रहे हैं ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाए। ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये वृत्ताकार वैसा का वैसा, ठीक है। ये माध्य त्रिज्या है, इनर तो R1 है, इसको माध्य त्रिज्या कहते हैं अपन कैपिटल R से। कैपिटल R का मतलब क्या है वो यहां दिखाई दिया आपको, ठीक है। अब देखो, अंदर से धारा बाहर आ रही है, अंदर से धारा बाहर आ रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ये देखो व्हाइट से देख रहे हो ना आप, ये धारा अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो सब आपको धारा अंदर से आती हुई दिख रही है, अंदर से आती रहती है डॉट, तल के लंबवत बाहर। ये धारा को सब तल के लंबवत बाहर की तरफ ये डॉट से दर्शा रहा हूं मैं, ये छोटे छोटे मैंने डॉट दिखा दी। ऐसा ही धारा की दिशा आपको मूल चित्र में यानी इस चित्र में दिखाया मैंने। बाहर धारा ये देखो अंदर से आ रही है तो बाहर से पीछे जा रही है ना, वो का वही सीन। धारा को अब मैं पीछे जाते हुए दिखा रहा हूं क्रॉस से, क्योंकि अपन इसको आकृति को काट चुके हैं, इसलिए
अपन अब चुंबकीय ये धारा को इस तरह से दिखाना पड़ रहा है। वायर अब लपेट के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वायर लपेट के दिखाएंगे तो अक्ष क्लियरली नहीं दिखेगी। तो सब ये आपके सामने वो का वही चित्र बन गया, वही माध्य त्रिज्या। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र किस पर ज्ञात करने के लिए कहा गया? अक्ष पर। ठीक है ना, अक्ष मैंने दिखाई दी। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो स्वाभाविक एम्पीयर के नियम से आप गणना कर रहे हो तो आपको एम्पीरियन पथ लेना पड़ेगा, यानी बंद पथ लेना पड़ेगा। तो सब माध्य त्रिज्या C के तुल्य ही, ये माध्य त्रिज्या R के तुल्य ही हम बंद पथ C ले लेते हैं। भाई हमें अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, धारा का वितरण एक समान होना चाहिए। तो देखो इस वृत्ताकार जो C से जहां लिखा मैंने, उस C वृत्त पे, C को मैं दूसरे कलर से लिखने की एक बार कोशिश करता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे ना। ये तो फिर वो सेम कलर हो जाएगा, ये ग्रीन ले लेते हैं, ये देखो है ना। अब ये देखो अंदर धारा का वितरण इस पीले वाले वृत्त के अंदर एक जैसा है, और अपन ने कह रखा है कि हम एम्पीरियन पथ ऐसा लेते हैं जिसमें धारा का वितरण एक समान हो। तो आप इसमें देख लो, चाहे बाहर की धारा देख लो चाहे अंदर की देख लो, दोनों का वितरण इस पीले वाले वृत्त के अंदर एक समान है। तो पीला वाला वृत्त कितनी त्रिज्या का है? पीला वाला वृत्त कैपिटल R त्रिज्या का है, जैसा वहां दिखा रखा है ना। तो सब माध्य त्रिज्या कैपिटल R के या R के तुल्य वृत्ताकार बंद पथ C लेते हैं। ले लिया साहब। अब ये एम्पीरियन पथ भी यही है। अब आपको एम्पीयर का नियम लगाकर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है ना। तो सब एम्पीयर के नियम से डायरेक्ट एम्पीयर का नियम लगा दो आप। B डॉट DL यानी BDL कोस थीटा बराबर μ0 समेशन I। ये एम्पीयर का नियम, सारी वैल्यूज एक साथ पुट कर देंगे है ना। ये क्योंकि शॉर्टेस्ट काम है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इससे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले लेफ्ट साइड को देखो। लेफ्ट साइड आपसे B और DL के बीच का कोण मांग रही है। ये अल्पांश ले लिया साहब आपने, ये अल्पांश DL ले लिया। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार है तो अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र दिखाओगे तो स्पर्श रेखा से दिखाना पड़ेगा। वृत्त में कोई भी भौतिक राशि आप दिखाएं उसको सदैव स्पर्श रेखा से ही दिखाते हैं है ना। धारा से, यानी जो अंदर धारा का वितरण है उससे वृत्ताकार पथ समान दूरी पर है तो स्वाभाविक है। अब देखो B नियत है, क्योंकि जिस कैपिटल R त्रिज्या के या माध्य त्रिज्या कैपिटल R के बंद पथ की आप बात कर रहे हो उसके सापेक्ष धारा का वितरण एक समान है। ठीक है सर। तो B नियत व B पैरेलल DL, ये मैंने अल्पांश लेके दिखा दिया आपको। B और DL पैरेलल है यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। लेफ्ट साइड कंप्लीट। अब आ जाओ सब राइट साइड की बात करें। एक काम तो कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड में चीज को समेशन I है ना। अब देखो ध्यान से समझना राइट साइड वाला काम। यदि टॉरॉइड पर फेरों की संख्या कैपिटल N व धारा स्मॉल I है तो, है ना। अब देखो साहब, अगर हमने 25 फेरे लपेटे सपोज, तो 25 ही इसके अंदर भी और 25 ही बाहर भी है, यानी बंद पथ के अंदर पूरे के पूरे फेरे हैं। अगर आपने 10 लपेटे, जैसे देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर भी 80 फेरे हैं। तो जितना तार, यानी आपने 25 बार तार लपेटा तो 25 बार ही किस में से गुजरेगा? पीले वाले वृत्त में से। 30 बार तार लपेटा तो 30 बार ही किस में से गुजरेगा? पीले वाले वृत्त में से। यानी माध्य त्रिज्या तुल्य वृत्ताकार पथ C में से, ये C है ना,
इसमें से गुजरेगा। तो साहब अगर आपने एन फेरे लिए तो एन के एन ही किस में से गुजरेंगे? येलो वृत्त में से। स्वाभाविक है, पूरे के पूरे ही गुजरते हैं। तो साहब यदि टोरॉइड पर फेरों की संख्या एन है और धारा स्मॉल आई है तो बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा कितनी होगी? एनआई होगी। इसे एक बार और समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आप टोरॉइड पर 25 फेरे लपेटते हैं, मैं इधर आ जाता हूं 25, तो 25 ही इस, ये जो अपन ने व्हाइट वाला यहां लिया ना ये पथ, इस 25 ही इसमें से गुजरेंगे। हर को लपेट के तो ऊपर ही लाना है ना आपको, तो 25 बार ऊपर और 25 बार नीचे। अब हमने तो ये येलो वृत्ताकार पथ ले रखा है, तो हम तो येलो के अंदर देखें, बाहर क्या है उससे क्या मतलब। तो हर फेरा अंदर से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, तभी तो लपेटा कहलाएगा वो। तो साहब अगर आपने 20 फेरे लपेटे तो 20 बार लपेटे तो ये 20 बार अंदर गया ना, ये है ना। बार को छोड़ो, इस बार से क्या मतलब, आपको येलो वाला आपका बंद पथ है यानी एम्पीरियन पथ है। आपको एम्पीरियन पथ के अंदर धारा देखनी है। तो साहब अगर आपने एन फेरे लपेटे, जैसे मैंने मान लो 8 फेरे लपेटे, तो ये देखो बाहर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंदर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं तो अंदर ही देखूंगा क्योंकि मेरे को धारा बतानी है किसके अंदर? एम्पीरियन पथ के अंदर, है ना। तो मैं केवल अंदर अंदर ही देखूं, मैं एम्पीरियन पथ के बाहर क्यों देखूं? तो कहने का मतलब अगर हमने 8 लपेटे यानी 8 बार तार लपेटा तो वो अंदर भी 8 बार ही है, बाहर भी 8 बार ही है। अगर आपने एन फेरे बनाए तो एन फेरे अंदर होंगे, एन ही बाहर होंगे। वह धारा आई है तो कुल गुजरने वाली धारा कितनी होगी? एन आई होगी। तो परिनालिका में तो हमें एक पार्ट लेना होता था, तो परिनालिका में तो चक्कर था, उसमें तो फिर हमने ऐसे पी क्यू आर एस करके किया काम। परिनालिका में हम एक पार्ट लेते थे, पूरी परिनालिका नहीं लेते। यहां तो आपने वृत्ताकार पथ ले लिया तो पूरा टोरॉइड ही ले लिया ना अंदर अंदर के ना। तो सब अब मान रखो सब 1 से 1 में वैल्यू पुट करते हैं, बी आ गया बाहर, बी बाहर आ गया, है ना। ये अंदर रह गया ओनली डीएल, 1 मिनट, अंदर रह गया ओनली डीएल, ठीक है, अंदर डीएल। cos 01 खत्म, है ना। इधर आ जाओ म्यू 0, कुल धारा कितनी? समेशन आई इज इक्वल टू एन आई। बी बंद पथ की कुल लंबाई, तो बंद पथ एम्पीरियन पथ कितनी त्रिज्या का है? कैपिटल आर त्रिज्या का, और कैपिटल आर त्रिज्या का है तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर, परिधि के बराबर, सीधी सी बात है। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, यानी टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। यहां एक छोटी सी समझने वाली बात यह है कि साहब इधर ही दिखा देता हूं, देखो साहब 2 पाई आर लंबाई पर कुल फेरे कितने हैं? एन है। तो इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी होगी? एन अपॉन 2 पाई आर। इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या को अपन क्या लिख दें? स्मॉल एन। तो इकाई लंबाई पर अगर फेरों की संख्या में स्मॉल एन लिख दूं तो टोरॉइड में भी चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिखा दूंगा? बी बराबर म्यू 0 एन आई, जैसा आपने परिनालिका की अक्ष पर दिखाया था वैसा ही यहां भी दिखाया जा सकता है ना। बस फर्क ये है कि मैं इधर एक तरफ लिख देता हूं, इधर बीच में से मिटा देता हूं। फर्क इतना सा है कि परिनालिका में स्मॉल एन अलग चीज है और टोरॉइड में स्मॉल एन अलग चीज है। जैसे परिनालिका में बात करें तो परिनालिका में स्मॉल एन का मतलब एन अपॉन एल, एन फेरों की संख्या और एल परिनालिका की लंबाई। लेकिन अगर अपन टोरॉइड में बात करें तो टोरॉइड में स्मॉल एन का मतलब हुआ एन अपॉन 2 पाई आर। हालांकि दोनों में
बात एक ही, इकाई लंबाई में फेरे, इधर कहें चाहे इधर कहें, दोनों कहलाए तो क्या जाएंगे, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, है ना, फेरों की संख्या। तो कहने का मतलब दोनों में कहलाएगा तो एक ही, ठीक है। बस ये है कि आप एन का अंतर ध्यान रखना। ये हो गया साहब टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे रिलेटेड छोटी मोटी चीजें और समझा देता हूं मैं, लेकिन अगर एग्जाम वगैरह में आता है तो आपको ज्यादा उलझना नहीं है, आप इसको यहीं सीमित कर दें। मैं जो बता रहा हूं अब वो कुछ अतिरिक्त बातें हैं। अब मैं क्या क्या बता रहा हूं पहले आप देखें ध्यान से। पहली बात, टॉरॉइड में सभी अंदर की ओर सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की तरह एक समान नहीं होता है। भाई परिनालिका में तो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में एक समान वो प्रबल होता है, लेकिन टॉरॉइड में अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है साहब, देख लो आप सिंपल सा, ये देखो, इसको देखो फॉर्मूले, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इधर देखो आप ध्यान से, मैं इधर लिखता भी जाता हूं, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये साफ दिख रहा है ना। अब R कम है, देखो उधर ले जाता हूं वापस में आपको, है ना, ये B इज प्रोपोर्शनल हुआ, R कम है R1, तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक, R2 ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र कम। यानी टॉरॉइड की आंतरिक परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि R1 कम है, जबकि बाह्य परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है क्योंकि R2 अधिक है। माध्य में या इसीलिए अपन ने अक्ष में निकाला बीचों बीच, है ना। तो सब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा क्योंकि R1 का मान कम है, और बाह्य परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा क्योंकि R2 अधिक है ना। तो ये तो आप समझ गए, मैंने लिख दिया, है ना, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तथा ये अब आप समझ जाना R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1 है तो स्वाभाविक है बाह्य परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र कम है और आंतरिक परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है। अगली बात में आ जाइए, टॉरॉइड के बाहर। अब अपन बात कर लेते हैं अक्ष को छोड़कर टॉरॉइड के बाहर की तरफ। टॉरॉइड के बाहर में दो पार्ट आ जाएंगे। टॉरॉइड के बाहर में ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। मैं दिखा दूं, ये C1 भी बाहर है और C2 भी बाहर है। C तो अंदर है, तो बाहर जब मैं कह रहा हूं तो C1 और C2, तो बाहर में पहले अंदर की ओर या आंतरिक पथ C1 के लिए, है ना। तो सब आंतरिक पथ C1 के लिए बाहर में दो चीजें होगी, आंतरिक पथ C1 के लिए चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा क्योंकि इस पथ में से कोई धारा गुजर ही नहीं रही है। देख लो आप, अंदर से कोई धारा गुजर नहीं, ये जहां मैंने C लिख रखा है इस जगह से कोई धारा नहीं गुजर रही है। ये देखो, ये मैंने जो बनाया है इस जगह से धारा नहीं गुजरी, इसके बाहर से धारा गुजर रही। बाह्य पथ C2 यहां की बात करें, है ना, तो बाह्य पथ C2 के लिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 ही होगा, लेकिन कारण अलग है। यहां कारण है समेशन I इज इक्वल टू 0। समेशन I इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये जो आप बाहर वाला पथ लेते, ये अब इसमें तो सारी धाराएं हैं, लेकिन जितनी अंदर जाने वाली हैं उतनी ही बाहर आने वाली हैं, तो धाराओं का बीजगणितीय क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो जितनी अंदर जाने वाली हैं उतनी ही बाहर आने वाली हैं,
इसलिए यहां मैंने लिखा समेशन आई इज इक्वल टू 0 और वहां मैंने लिखा आई इज इक्वल टू 0। तो सब ये एम्पियर के नियम के तीनों अनुप्रयोग कंप्लीट होते हैं। अब आप मेरी बात को समझें। मैं क्या है, मेरा पैटर्न है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को पहले पूरा पढ़ा देता हूं। तो मैंने बायो सावर्त पढ़ाया, बायो सावर्त के बाद आपको वृत्ताकार कुंडली, सीधा लंबा तार, फिर मैंने एम्पियर पढ़ा दिया, एम्पियर में सीधा लंबा बेलनाकार चालक, इसके बाद सोलेनोइड यानी परिनालिका और ये टोरॉइड, यानी सारे जितने भी चुंबकीय क्षेत्र हैं उन सबको मैं एक साथ ले लेता हूं। क्लियर साहब? अब मैं चुंबकीय क्षेत्र खत्म करने के बाद अब मैं चालू करता हूं चुंबकीय बल। तो ये मेरा ट्रैक है, किताब में आप देखेंगे यानी बुक में आप देखेंगे या टीचर वाइज डिफर करता है, सब टीचर अपनी अपनी सहूलियत से टॉपिक उठाते, सबका मोटिव यही रहता है कि बच्चे को जल्दी से बेटर समझ में आ सके। उसके लिए टीचर खुद व्यवस्था करता है कि यार मुझे किस क्रम में पढ़ाना चाहिए। फिर क्रम बच्चों की बुद्धिमत्ता से भी डिसाइड होते हैं कि यार बच्चे अगर इंटेलिजेंट है तो क्रम कैसा भी लो, लेकिन बच्चे अगर एवरेज हैं तो फिर क्रम ढंग से लेना पड़ता है। तो मैंने जो क्रम लिया ये मैं लेता आ रहा हूं कि साहब मैग्नेटिक फील्ड सारे एक साथ खत्म कर दूंगा। अब आ जाइए साहब, यहां से अब चालू करते हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, या यूं कह दें चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। ठीक है साहब? थोड़ा सा मैं विस्तार से बातें करूंगा इसमें, है ना। हालांकि टॉपिक वाइज कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइक्लोट्रॉन वगैरह की उत्पत्ति इसी टॉपिक से हुई है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए होंगे कि आवेश पर विद्युत क्षेत्र में भी बल लगता है ना, और चुंबकीय क्षेत्र में भी। टॉपिक से पता पड़ रहा है ना कि चुंबकीय बल किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। तो आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत बल कह देते हैं, इसको कह देते हैं विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को अपन कह देते हैं चुंबकीय बल। ठीक है साहब? वो तो, लेकिन एक खास बात है, विद्युत क्षेत्र में तो अपन ने ये नहीं कहा कि गतिमान होना चाहिए, है ना, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में तो साफ कह रहे हैं कि आवेश गतिमान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ स्थिर तथा गतिशील दोनों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा, लेकिन चुंबकीय बल तो तभी लगेगा जब आवेश कौन सी अवस्था में हो? गतिशील। तो एक तो इस बारीकी को समझ लेना चाहिए। वो टॉपिक लिखने के पीछे भी, या टॉपिक को इतना तरीके से लिखने के पीछे भी रीजन यही रहा है कि आप ये स्पष्ट जान लें कि आवेश स्थिर है तो बल चुंबकीय बल नहीं लगेगा, विद्युत बल तो दोनों स्थितियों में कार्य करेगा। चलो साहब, है ना। अब अपन नेक्स्ट पेज को चलते हैं, बल के विस्तार में चल रहे हैं, है ना। इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइटली देखो आप टॉपिक को, है ना। ये साहब मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र अपन दर्शा देते हैं, समांतर व समान दूरी पर स्थित चुंबकीय
बल रेखाओं से, है ना। इसमें साहब ये आवेश Q को एंटर करवा देते हैं V वेलोसिटी से। ये जरूर है कि वेलोसिटी V और चुंबकीय क्षेत्र ये एक दूसरे से किसी कोण थीटा पर दर्शाए गए हैं, है ना। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र का वेग का लंबवत घटक देखें तो ये हो रहा है V sin थीटा, ठीक है ना। अब इसमें छोटी सी चीज कैंसिल नहीं होगी, पूरा ही कटेगा वो। ये एक अजीब सी स्थिति है डिजिटल बोर्ड में कि या तो पूरा ही लिखो या पूरा ही काटो, ठीक है। अब सीधी सीधी बात का जवाब, चुंबकीय बल F ये सब आवेश की प्रबलता के समानुपाती होता है। चुंबकीय बल वेग के ऊर्ध्व घटक के समानुपाती होता है तथा चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के समानुपाती होता है। यानी सीधी सीधी बात है, चुंबकीय बल F is proportional to QVB sin थीटा, या अपन कह दें F is equal to QVB sin थीटा। अब आप कहेंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपने नहीं लगाया। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का मान यहां पर 1 है, समानुपातिक स्थिरांक का। उस एक को लिखो चाहे मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखता हूं सब। इसका सदिश रूप लिखें तो ये सदिश रूप लिखेंगे F इज इक्वल टू Q तो अदिश राशि है, V क्रॉस B, ठीक है ना। तो ये मैंने सब आवेश पर चुंबकीय बल आपको दिखा दिया है, दोनों रूप, है ना। एक तो परिमाण के पदों में F बराबर QVB sin थीटा, दूसरा आपको मैंने दिखा रखा है सदिश रूप में, जो आप देख ही रहे हैं F बराबर Q V क्रॉस B। क्लियर सब। अब चुंबकीय बल एक सदिश राशि है, यहां पे अब ध्यान से समझिए बात। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होती है। ध्यान से सुने सब। चुंबकीय बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B के तल के लंबवत होती है। चुंबकीय बल की इस दिशा को ज्ञात करने के लिए 2 नियम हैं। चलिए देखो ध्यान से। एक नियम तो है दाएं हाथ की हथेली का नियम, है ना। और दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है ना। अब देखो चुंबकीय बल सदिश राशि, दिशा मैंने 2 बार बोली दी कि वेग आवेश के वेग व चुंबकीय क्षेत्र के तल के लंबवत होती है। यह दिशा आप इन 2 नियमों से ज्ञात कर सकते हो। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको सलाह दे सकता हूं कि आप दाएं हाथ की हथेली का नियम यहां पे यूज ना करें, क्योंकि आपको ऐसा कर लेना है कि भाई दाएं हाथ का नियम तो हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से तो हम चुंबकीय क्षेत्र बता दें और फ्लेमिंग के नियम से चुंबकीय बल की दिशा बता दें। हमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो अभी बताऊंगा इससे आपको दोनों, लेकिन मैं आपको समझाना यह है कि आप डिसाइड कर लें खुद कि साहब मैं चुंबकीय क्षेत्र तो ज्ञात करूंगा दाएं हाथ की हथेली के नियम से,
चुंबकीय क्षेत्र के लिए, तो उसको भी रिजर्व कर दो। और चुंबकीय बल ज्ञात करूंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम एग्जाम में भी पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट तो है, इस बात का तो आप ध्यान रखें। चलो सब मैं दोनों समझाता हूं आपको। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार राइट हैंड की चारों उंगलियां व अंगूठा परस्पर लंबवत खोल ली सब। चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। क्लियर? अंगूठा आवेश के वेग की दिशा को दर्शाता है और हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाती है। दोबारा समझ लें। दाएं हाथ की हथेली के नियम अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार खोलें कि चारों फिंगर व अंगूठा परस्पर लंबवत हो। क्लियर? जिसमें चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। अंगूठा आवेश के वेग की दिशा को दर्शाएगा, जबकि हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा चुंबकीय बल F की दिशा को दर्शाती है। F है। ठीक है साहब। अब इसको ऐसे कैसे रखता हूं, अब आपको मैं समझाता हूं। फ्लेमिंग क्या लेफ्ट हैंड रूल, यानी बाएं हाथ का नियम। ये लेफ्ट हैंड है, देखो बाएं हाथ है। बाएं हाथ के अंगूठे के पास स्थित दो उंगलियां, ये तीनों परस्पर लंबवत खोल ली, जैसे आपको दिखा रखी है मैंने, है ना। इसमें संकेत उंगली, ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मध्यमा मिडिल फिंगर ये आवेश के वेग की दिशा को दर्शाती है और अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाता है। एक बार और सुन लें। दाएं हाथ की हथेली के नियम में चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही, ये चारों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में संकेत उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है, दिखा दिया। दाएं हाथ की हथेली के नियम में अंगूठा आवेश के वेग की दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। बाएं हाथ के नियम यानी फ्लेमिंग के नियम में मध्यमा आवेश के वेग की दिशा को दर्शा रही है, वो की वही सेम। हथेली से निकलने वाली लंबवत भुजा, मतलब इसमें पेन दिख रहा है आपको, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा दिख रहा है, ये चुंबकीय बल की दिशा को दर्शाते हैं। क्लियर सब? अब एक बात विशेष रूप से नोट करने वाली, ये जितने भी आप हाथ पैरों के नियम पढ़ते हो, ये धन आवेश के लिए हैं, ऋण आवेश के लिए नहीं। या आप इनका इस्तेमाल ऋण आवेश के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझें कि ऋण आवेश सदैव धन आवेश के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में चलता है। क्लियर? तो जिधर ऋण आवेश जा रहा हो, जैसे मान लो ऋण आवेश नीचे जा रहा है, तो वेग किधर दिखा दें? ऊपर, और बल दिखा जाएगा। अगर मान लो ऋण आवेश ऊपर जा रहा है, तो वेग किधर दिखाना? अंगूठे का, अंगूठा किधर कर दें? नीचे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन या ऋण आवेश ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब धनावेश कहां रहा होगा? नीचे। और हाथ के नियम सारे धनावेशों के लिए हैं। हाथ के जो नियम हैं, चाहे वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो, चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम हो, ये सारे नियम धन आवेश के लिए हैं। तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इन्हीं नियमों का इस्तेमाल ऋण के लिए भी कर लेना, लेकिन ध्यान रखें धन और ऋण दोनों विपरीत चलते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, तो अंगूठा किधर कर लेना? ऊपर। फिर बल आप इससे बता देना। अगर किसी ने कहा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, तो आप अंगूठा कर लेना नीचे, है ना। तो सब आपको ध्यान रखना। देखो मैं जैसे समझाता हूं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ऐसे गिराया अपन ने, ऐसे, ठीक है। अब चुंबकीय क्षेत्र इधर से उधर है, ये हाथ की दिशा में, ठीक है। अब जैसे सिंपली मैं आपसे पूछा हूं, प्रोटॉन किधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा,
तो चुंबकीय क्षेत्र तो आपके इधर, प्रोटॉन भी ऊपर से गिरा रहे हैं, तो देखो पहले प्रोटॉन को देखो, प्रोटॉन नीचे आ रहा है, वेग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर ही है, तो प्रोटॉन पर बल किधर लगा साहब, हथेली के लंबवत भुजा से दिखाएंगे आप, इधर लगा, तो प्रोटॉन किधर चले जाएंगे, इधर की तरफ। समझ में आएगी बात। अब आ जाओ इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अब अंगूठा क्या कर देना, उल्टा, क्योंकि हमें इससे धनावेश की दिशा दिखानी है, और इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो धनावेश किधर जाता हो मानेंगे, ऊपर। अब इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगेगा, इधर, तो आप ऊपर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गिराओगे तो प्रोटॉन इधर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर चले, मतलब फिल्टर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जबकि चुंबकीय क्षेत्र मैंने दिखा रखा 4 उंगलियों की दिशा में। यहां भी आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने दर्शा दिया, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर, है ना, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र दिखा दिया। चलिए, इसमें सब अपन एक पार्टिकल ये दिखाते हैं, एक इसको दिखा देते हैं, और एक पार्टिकल ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है साहब, ये 3 पार्टिकल दिखाए, ए, बी और सी। अब आपको इनके टर्न के आधार पर यह बताना है कि साहब इन पार्टिकल पर क्या आवेश है। बात करें साहब एक की, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ ऊपर जा रहा है, तीर के हिसाब से मैंने दिखा दिया, ये ऊपर जाता हुआ दिखा दिया। बल इधर लग रहा है, ये इधर ही मुड़ रहा है, बल इधर लग रहा है, इधर ही मुड़ रहा है, तो इसका मतलब ए कौन सा आवेश है, धन आवेश है, क्योंकि हथेली के नियम का पालन कर रहा है। बी पे आओ सब, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र वही तल के लंबवत अंदर ऊपर ही जा रहा है, ये पार्टिकल भी, बल तो इधर लगना चाहिए तो उल्टा जा रहा है, इसका मतलब ये नेगेटिव। देखो आप, ये चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की जगह मैंने अंगूठा इधर रख दिया, अब ये देखो बल ये भी महसूस कर रहा है, लेकिन इधर ही जा रहा है, तो ये कौन सा है, नेगेटिव। हथेली के नियम का विरोध करने के कारण या उसके जस्ट उल्टा होने के कारण हम समझ गए कि पार्टिकल बी ऋण आवेशित है, पार्टिकल सी तो सीधा का सीधा ही गुजर रहा है, इसका मतलब ये विद्युत उदासीन है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेश गतिमान है तो बल लगेगा, है ना, लेकिन ये सीधा गुजर रहा है, इसका मतलब ये उदासीन पार्टिकल है। तो कहने का मतलब ये बल की दिशा पर कंप्लीट डिटेल में अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब अपना मोटिव समझो आप, अपने को इस पे 2-3 केस लेने, आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने के लिए। अब आ जाइए सब, है ना। अब बल के लिए तो सब सबसे पहले बात करें केस फर्स्ट की, है ना। बल इधर लिख दूं, बार बार उधर कहां जाएंगे अपन, तो इधर लिख देता हूं F बराबर QVB साइन थीटा, है ना, ताकि वो बार बार उधर जाने की जरूरत नहीं पड़े। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, है ना, मतलब B पैरेलल V या B एंटी पैरेलल V, B पैरेलल V का मतलब G थीटा बराबर 0 और एंटी पैरेलल का मतलब B, यानी सीधा सीधा समझो, चित्र से समझ लो, ये चुंबकीय क्षेत्र भी इधर ही है और आवेश Q भी इधर ही जा रहा है, तो थीटा बराबर 0। दूसरा है ये चुंबकीय क्षेत्र है और आवेश Q इसके विपरीत जा रहा है, तो ये थीटा बराबर 180 डिग्री। अब तो आप हर तरह से समझ गए होंगे। तो साइन थीटा ऑलवेज भी इक्वल टू 0, साइन 0 भी 0 ही होता है और साइन 180 भी 0 ही होता है।
है ना। तो स्वाभाविक है, अगर आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाए या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाए, दोनों स्थितियों में साइन थीटा का मान 0 है। इसलिए समीकरण 1 से, उधर मैंने इसको 1 नंबर दे रखा है ना, समीकरण 1 से चुंबकीय बल F मिनिमम इज इक्वल टू 0, यानी इस समय जब आवेश, इसको यहां लिख देता हूं, एक है ना, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिमान हो, उस पर चुंबकीय बल अनुपस्थित होता है या उस पर कोई चुंबकीय बल कार्यरत नहीं होता है। इस स्थिति में आवेश अविचलित सीधी सरल रेखा में चलता ही रहेगा, उसको मुड़ने की जरूरत ही नहीं है। मुड़ता तो तब न जब चुंबकीय बल लगे। इस स्थिति में चुंबकीय बल का मान क्या है? 0 है। तो स्वाभाविक आवेश को मुड़ना ही नहीं है ना। आवेश सीधा का सीधा सरल रेखा में ही चलता रहेगा। क्लियर है ना। अब आ जाइए साहब केस सेकंड, है ना। ये केस सेकंड पर आप फोकस हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये। यदि V परपेंडिकुलर B, यानी चुंबकीय क्षेत्र है ना, वह थीटा इज इक्वल टू 90, चुंबकीय क्षेत्र व आवेश का वेग दोनों परस्पर लंबवत है। मैं आपको बता दूं सबसे पहले ये ध्यान रखना, यही केस है जो केमिस्ट्री वाले भी काम में लेते हैं, फिजिक्स वाले भी काम में लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाने में भी कुछ अगर आपको लगता है तो फिर यही पूछा जाना है। अगर वैसे तो इसमें से कुछ नहीं पूछते, लेकिन बता रहा हूं कि अगर आप ऐसा मानते हो कि साहब इसमें से कुछ पूछेंगे, तो भी इसमें से पूछे जाने वाले में एक ही क्वेश्चन है ये वाला कि साहब थीटा बराबर 90 में क्या होता है। अब सब थीटा बराबर 90, तो समीकरण 1 में साइन 90 मैक्सिमम +1 है ना। अपन जानते हैं साइन 90 का मान अधिकतम होता है। 1 से देखें तो 1 से, बहुत ध्यान से देखना साहब है ना, इस समय चुंबकीय बल मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन थीटा 1 हो ही चुका। तो मैक्सिमम चुंबकीय बल कितना होगा? QVB। तो साहब आप बात को इस तरह से याद रखें कि इस स्थिति में अधिकतम चुंबकीय बल कार्य करेगा। ये चुंबकीय बल अपन जैसे दिशा बता चुके हैं, हमेशा वेग व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहता है। यह अधिकतम चुंबकीय बल हर क्षण, अभी बताए थे ना अपन, ये देखो चुंबकीय क्षेत्र और ये वेग, तो ये चुंबकीय बल हर क्षण चुंबकीय क्षेत्र और वेग के लंबवत रहता है। इसलिए इस स्थिति में आवेश वृत्ताकार पथ में गति करेगा, और उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी सही कि हर क्षण वृत्ताकार पथ में बल V और B यानी चुंबकीय क्षेत्र और वेग के लंबवत है। तो सब इधर दिखाता हूं मैं ना, चुंबकीय क्षेत्र में दिखाता हूं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये सब चुंबकीय क्षेत्र अपन दिखा देते हैं बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये दिखा दिया अपन ने बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ। ध्यान से देखना साहब, ये इसकी हर बात महत्व रखती है ना। ये मैं पहले वृत्ताकार पथ बना देता हूं, फिर आपको ये आवेश ले जाता हूं दिखा देता हूं। ये आवेश Q, ये वेग V। अब मैं आपको दिखा देता हूं। देखो पहले यहाँ पे इसकी वृत्ताकार पथ की दिशा दिखा दूं और आपको वृत्ताकार पथ का रीजन समझा देता हूं। जैसे आप इस बिंदु पे चुने A पर, ये वेग की दिशा स्पर्श रेखा से बताएंगे। चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ये देखो वेग की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र अंदर,
बल एक पर्टिकुलर बिंदु की तरफ, है ना, चुंबकीय बल की दिशा आप देख रहे हैं। चलो सब और बिंदु लो, है ना, कुछ ज्यादा बिंदु लेंगे अपन। वेग स्पर्श रेखा से, अब देखो चुंबकीय क्षेत्र तो अंदर ही है, तो चारों उंगलियां तो मैं अंदर ही रखूंगा हमेशा, है ना। अंगूठा ऊपर, देखो बल एक पर्टिकुलर बिंदु की दिशा में, एक निश्चित बिंदु की दिशा में। चलो यहां देखते हैं, ये वेग है ना। अब आप देखें, ये चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा वेग की दिशा, तो सब बल एक निश्चित बिंदु की दिशा में, अगेन, है ना। ये आप चौथा पॉइंट ले लें, जैसे ये बी, ये सी और ये डी। ये देखो आप, ये वेग स्पर्श रेखा से दिखा दिया मैंने, है ना। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, वेग नीचे की ओर, बल एक निश्चित बिंदु की दिशा में। अब एक बार बताओ, ऐसा कौन सा पथ होता है जिसमें बल हमेशा एक निश्चित बिंदु की दिशा में हो? तो स्वाभाविक है वो पथ कौन सा वाला होगा जिसमें बल एक निश्चित बिंदु की दिशा में हो? तो स्वाभाविक है वो पथ वृत्ताकार ही होगा। तो मैंने यही कहा कि थीटा बराबर 90 के केस में अधिकतम चुंबकीय बल एवरी मोमेंट, हर क्षण, वेग व चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, इसलिए आवेश का पथ वृत्ताकार होगा। तो थीटा बराबर 90 के केस में आवेश वृत्ताकार पथ में गति करेगा। इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल r है। तो आप तो 11वीं पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं वृत्ताकार पथ बिना अभिकेंद्रीय बल पैदा हो ही नहीं सकता। तो इस वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल चाहिए। तो देखो, इस वृत्ताकार पथ के लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी mv² अपॉन स्मॉल r। अभिकेंद्रीय बल किसने दिया? तो स्वाभाविक रूप से अभिकेंद्रीय बल वही देगा जो केंद्र की ओर कार्यरत होगा, और केंद्र की तरफ कार्यरत कौन है? चुंबकीय बल। तो सब इस समय जब थीटा बराबर 90 का केस होता है, यानी वेग व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में आवेश वृत्ताकार पथ में गति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं। और इस केस में देखो, इंपॉर्टेंट होने के पीछे गणितीय प्राचाल भी है। अभी देखो मैथमेटिकल पैरामीटर खूब सारे आ जाएंगे अपने सामने, तो अपन आगे चल तैयारी करते हैं। तो सब इस वृत्ताकार पथ के लिए अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? चुंबकीय बल देता है। अब आप तो बस क्या है कि थीटा बराबर 90 पर यह ध्यान रखिए कि अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB। अब इससे मैं बहुत सारी चीजें निकाल दूंगा, है ना। देखो बहुत सारी चीजों में क्या क्या निकाल देता हूं। वेग पहले एक काट देता हूं। अब देखो आप इसमें टॉपिक खुल के सामने आ जाता है। देखो, आवेश का वेग, आवेश का वेग, है ना, आवेश का वेग एक से निकाल दो, है ना। देखो एक से सब खूब सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। एक बचे यहां पे, तो v बराबर QB R अपॉन स्मॉल m। ये फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। ये किसमें? थीटा बराबर 90 केस में। ये सब इसको फॉर्मूला है बोल दो। अब वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, बहुत सारे फॉर्मूले। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, है ना, एक से कह दो या एक से कह दो, बात वही है। एक से को देखो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या स्मॉल r बराबर mv अपॉन QB। ये ध्यान रखना, 90 के केस में ये वाला फॉर्मूला जो त्रिज्या वाला है, ये केमिस्ट्री में भी काम आता है।
है ना। मैं बार बार देखो बोलूंगा इस बात को कि थीटा बराबर 90 का केस इंपॉर्टेंट है, उसका आप विशेष ध्यान रखिए, है ना। अब और भी चीजें सब, आवेश की आवृत्ति, है ना। आवर्तकाल निकाल लेते हैं, आवर्तकाल से आवृत्ति निकालना आसान है ना। तो आवेश का वृत्ताकार पथ है ना, तो एक चक्कर में लगा समय यानी आवर्तकाल। आवेश का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब समय, समय बराबर दूरी बटा वेग। आर अपॉन वी का मान डाल दो एक से, है ना, एक से आर अपॉन वी का मान डाल दो, तो टी बराबर 2 पाई, है ना। आर अपॉन वी यहां से निकाल दो, एम अपॉन क्यू भी आ गया, ये आप सब निकालते रहना, उसमें से कोई खास बात नहीं है। ये सब आवेश का आवर्तकाल हो गया। मतलब फॉर्मूले खुल के सामने आ जाते हैं। थीटा बराबर 90 पे बहुत सारी चीजें, वृत्ताकार पथ बनते ही आप वृत्त से संबंधित सारी चीजें निकाल लीजिए, है ना। अब सब आवृत्ति, आवेश की आवृत्ति कितनी हुई सब, आवृत्ति n बराबर 1/t, ये भी काम की चीज है, ये 1/t, तो इसको कह दो QB अपॉन 2 पाई m। अगर आपको निकालनी हो कोणीय आवृत्ति तो सब आप कोणीय आवृत्ति निकाल लो, है ना। कोणीय आवृत्ति मतलब ओमेगा। अब अपन जानते हैं क्योंकि ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या 2 ओमेगा बराबर 2 पाई एन के दो, एन डायरेक्ट निकाल देंगे, 2 पाई एन दोनों बातें एक ही, ये सब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गई। 2 पाई एन की वैल्यू अपन ने यहां से रख दी QB अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई QB अपॉन एम। तो मेरे कहने का मतलब है कि साहब जब थीटा बराबर 90 का केस होता है तो बहुत सारी स्थितियां, फॉर्मूले आपके सामने खुल के आ जाते हैं। इसे मैंने आपसे कहा इतने फॉर्मूले याद रखने की जरूरत थोड़ी है, आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि थीटा बराबर 90 के केस में, दोबारा लिख देता हूं, थीटा बराबर 90 यानी B और V यानी चुंबकीय क्षेत्र और वेग परस्पर लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो आवेश चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गति करेगा। इस वृत्ताकार पथ के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, चुंबकीय बल प्रदान करता है। तो आप तो इसको याद रखें। फिर ये इसी से देखो, इसी से मैंने आवेश का वेग निकाल लिया, इसी से वृत्ताकार पथ की त्रिज्या निकाल ली, इसी से मैंने आवेश का आवर्तकाल निकाल लिया, आवृत्ति निकाल ली, कोणीय आवृत्ति निकाल ली। तो देखो ये निकालने में तो कोई बड़ी बात थी नहीं, क्योंकि मुख्य चीज तो थीटा बराबर 90 में ये है। अब इसमें साहब एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड, क्योंकि बड़ा लंबा हो जाएगा, तो केस थर्ड तो अपन यहां कंसिडर नहीं कर पाएंगे, पर केस सेकंड से, जो वैसे केस सेकंड इंपॉर्टेंट है, थर्ड वर्ड तो ठीक है, अब है तो पढ़ा दूंगा, बाकी आप तो सेकंड पे फोकस हो। थर्ड भले नेक्स्ट एपिसोड में ले लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में ले लें, उसका कोई मायना नहीं, वो कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, नहीं है, आप तो सेकंड पर ही फोकस हो। अब सेकंड में देखो आप ध्यान से, मैं जो बात जहां आपको फोकस कर रहा हूं आप उस पर थोड़ा देखो, कंसंट्रेट होइए, आप कंसंट्रेट होइए आवर्तकाल पर, इस पर। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। ये मैंने आपको ए और बी दो वृत्ताकार पथ दिखाए हैं ना, क्लियर। अब आवर्तकाल जैसा आप थीटा बराबर 90 के केस में देख रहे हैं, और किसी में नहीं, थीटा बराबर 90, ये बार बार बोलना पड़ेगा मुझे, थीटा बराबर 90 के केस में आप देख रहे हैं कि आवेश को एक चक्कर में लगा समय वृत्ताकार पथ की त्रिज्या वह आवेश के वेग पर निर्भर नहीं करता है। एक चक्कर में लगा समय ऐसे कैसे हो सकता है,
कि साहब वेग पर निर्भर ना करे और त्रिज्या पर भी निर्भर ना करे। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो मैंने व्रत बनाए, जिसे आपके सामने बना रखा है। अंदर वाला व्रत की त्रिज्या है 5 किलोमीटर, बाहर वाले व्रत की त्रिज्या है 10 किलोमीटर। ठीक है, अलग अलग त्रिज्या है, लेकिन आवर्तकाल तो त्रिज्या से प्रभावित है ही नहीं। तो इसके हिसाब से तो अगर 5 किलोमीटर वाले ने एक चक्कर में अगर 30 मिनट लगाए, तो इसके हिसाब से तो बी व्रत में चक्कर लगाने वाला भी 30 मिनट में एक चक्कर कर लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आवर्तकाल टी ना तो आर पर डिपेंड कर रहा, ना वी पर डिपेंड कर रहा। किस केस में? थीटा बराबर 90 के केस में। ये थीटा बराबर 90 का केस है ना। इस केस में थीटा बराबर 90 के केस में जब वृत्ताकार पथ होता है, उस समय हम देखते हैं आवर्तकाल का फॉर्मूले में न तो आर है न वी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर त्रिज्या अलग अलग भी होगी, जैसे 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो दोनों में एक चक्कर में समान समय लगेगा। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है, दोनों में मैंने आपके सामने ये 30 मिनट लिख रखे हैं, इसमें भी 30 मिनट लिख रखे हैं, उसमें भी 30 मिनट लिख रखे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? अब बात को ध्यान से समझना। वैज्ञानिक लॉरेंज, यहां लिख देता हूं, वैज्ञानिक लॉरेंज व लिविंगस्टन इस बात को समझ गए। लॉरेंज और लिविंगस्टन के ये बात समझ में आ गई कि थीटा बराबर 90 के केस में वृत्ताकार पथ में गति करने वाले आवेश का आवर्तकाल आर और वी पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा तभी संभव है कि त्रिज्या बढ़ने पर आवेश का वेग बढ़ जाए। ये दोनों आदमी वास्तव में 30 मिनट में पूरा चक्कर कर सकते हैं। जो 5 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो धीरे दौड़े, और जो 10 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो तेज दौड़े। जो 15 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो और तेज दौड़े, और जो 20 किलोमीटर की त्रिज्या में चल रहा है वो और तेज दौड़े। तो वास्तव में सबका आवर्तकाल क्या होगा? समान होगा। तो लॉरेंज और लिविंगस्टन ये दो वैज्ञानिक थे, इनको ये बात समझ में आ गई कि जब थीटा बराबर 90 का केस होता है, उस समय आवर्तकाल वेग व त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा तभी संभव है जब कम त्रिज्या में स्पीड कम हो और ज्यादा त्रिज्या में स्पीड ज्यादा हो। तो इनके दिमाग में यह आइडिया आया कि यार अपन आवेश की त्रिज्या बढ़वा दें, आवेश की स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि आवर्तकाल आर और वी पे डिपेंड नहीं करता। यह आइडिया इन्होंने वास्तव में मशीन के रूप में कन्वर्ट किया। इस मशीन का नाम है साइक्लोट्रॉन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने थीटा बराबर 90 के केस को यूज किया, और थीटा बराबर 90 के केस में यानी बी और वी जब परपेंडिकुलर होते हैं, उस केस में इन्होंने आवेश के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या को बढ़ाया। और ये जानते थे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ेगी तो क्योंकि टी आर और वी पे डिपेंड नहीं करता, तो जैसे जैसे वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे वृत्ताकार पथ में आवेश का वेग भी बढ़ता जाएगा, और वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। तो वास्तव में इन्होंने अल्प ऊर्जा देकर त्रिज्या बढ़वाई और आवेश की ऊर्जा भी बढ़वा ली, यानी वेग भी बढ़वा लिया। तो साहब इसमें ये विशेष चीज जो आवर्तकाल की आप देख रहे हैं, इस विशेष चीज के द्वारा साइक्लोट्रॉन बनाया गया है। और इसमें अपने को बस यही देखना है कि हम वृत्ताकार पथ में यानी थीटा बराबर 90 में त्रिज्या बढ़वाएंगे, और त्रिज्या बढ़वा के वेग बढ़ेगा यानी ऊर्जा बढ़ेगी। तो बच्चों इस एपिसोड को तो यहीं क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबा लेक्चर जा रहा है। केस थर्ड एक रह रहा है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है केस थर्ड। जो इम्पोर्टेंट था वो ये केस सेकंड था,
जिससे संबंधित बहुत सारे पैरामीटर, ये दोबारा भी लिखाई में आएंगे। जब अपन साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे तो ये पैरामीटर दोबारा लिखेंगे, बट ठीक है, कोई से यहाँ भी कोई टाइम तो अपन ने लिया नहीं, तो केस थर्ड पढ़ा के फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में। बस आज इतना है। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।